हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। लास्ट क्लास में हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट किया था। आज हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में नेक्स्ट करने वाले हैं अपनी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर को सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, क्या होती है एनएमआर, क्यों करते हैं हम इसको। तो एनएमआर की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो पहले ये लिख लेते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। देखो, इसमें हम सब कुछ कर लेंगे, बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि एक्चुअल में इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे, एनएमआर किस तरीके से होती है। तो देखो, अब तक हमने जो पढ़ा है हम उसी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर लेना। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वहां पर कंप्लीट हो गई है, आपकी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई है, ठीक है। तो हमने सबसे स्टार्टिंग जब की थी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़े थे, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में देखा था कि जो एक हमारे 7 रीजन्स बनाए जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, उसमें सबसे लो फ्रिक्वेंसी पे होती है रेडियो वेव्स, सबसे ज्यादा पे होती है गामा रेज, बाकी उनके बीच में आती है हमारी जैसे कि आईआर, यूवी, विजिबल, ये सब आती है, ठीक है। तो हमने बाकी सब तो कर लिया था। अब हमने यहाँ पर एनएमआर शुरू की है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन से तरह की वेव्स यूज होती हैं, क्योंकि रेडिएशन तो चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन क्या मोटिव है कि वहां पर आपको रेडिएशन तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम आईआर की बात कर रहे थे, जैसे कि हम वाइब्रेशनल की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने इंफ्रारेड वेव्स यूज की थी। हम रोटेशनल की बात कर रहे थे, उसमें हमने माइक्रोवेव यूज की थी। ऐसे ही हमारी जो एनएमआर होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें हम यूज करते हैं रेडियो वेव्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पर रेडियो वेव्स यूज होने वाली हैं रेडिएशन के तौर पे, ठीक है। रेडियो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं, तो इनको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हमने अभी तक क्या किया है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जैसे ही हम किसी मॉलिक्यूल पे रेडिएशन डालते थे, तो उसके वाइब्रेशन या रोटेशन की फ्रीक्वेंसी उस रेडिएशन से मैच करते ही वो हमारी हायर स्टेट्स में पहुंच जाता था, ठीक है। तो मॉलिक्यूल हायर स्टेट की एनर्जी को हम फिर फाइंड करते थे कि कौन से एनर्जी लेवल्स आए हैं, उनकी क्या एनर्जी हो सकती है, ठीक है। यही हमने वाइब्रेशन में किया, यही हमने रोटेशनल में किया। ये तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ भी सेम रेडिएशन आएगा, लेकिन वो रेडिएशन किस पे पड़ रहा है, न्यूक्लियस पे। यहाँ पे न्यूक्लियाई की बात होगी, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस हमारा होता है, न्यूक्लियर का मतलब ही है न्यूक्लियस से, और जब हम न्यूक्लियस बहुत सारे ले लें तो उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे मेन काम होगा न्यूक्लियस का। तो जैसे मॉलिक्यूल वाइब्रेट या रोटेट कर रहा था, ऐसे यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, वो न्यूक्लियस क्या करेगा, स्पिनिंग करेगा। जैसे स्पिनिंग का मतलब है एक तरीके से रोटेट करना, जस्ट लाइक अर्थ रोटेट करती है ना अपनी एक्सिस पे, तो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती रहती है, तो इसी तरीके से हमारा न्यूक्लियस भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो उसके रोटेशन से क्या होता है, उसके रोटेशन को हम इस तरीके से मानते हैं कि वो प्रिसिशन कर रहा है, ठीक है, उसको प्रिसिशन बोलते हैं। तो उसके प्रिसिशन की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जब वो उस रेडियो वेव से मैच कर जाए, जो हम रेडियो वेव्स के रेडिएशन डाल रहे हैं, तो जब वो रेडियो वेव से मैच कर जाएगी फ्रीक्वेंसी, तो वो हमारा क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा, और वहां से जो न्यूक्लियस की स्पिन होती है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर स्पिन स्टेट्स होती हैं, वहां आप एनर्जी स्टेट्स पढ़ रहे थे, यहाँ पर स्पिन की स्टेट होंगी, ठीक है। क्या होती हैं, कैसे होती हैं, अभी जस्ट देखेंगे हम। फिलहाल तो ये समझ लो कि प्रोसेस किस तरीके से होना है। तो पूरे एनएमआर में यही प्रोसेस होता है कि जब हमारे स्पिनिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, और ये मैच करने का प्रोसेस ही रेजोनेंस कहलाता है। हमने यहाँ टर्म पढ़ी ना रेजोनेंस, तो रेजोनेंस का मतलब होता है जब फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए दोनों चीजों की, तो उसको हम रेजोनेंस बोल रहे हैं कंडीशन को, ठीक है। न्यूक्लियर है यानी न्यूक्लियस है, मैग्नेटिक वर्ड है तो मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी जरूर होगा। अब क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो एक चार्ज पार्टिकल की तरह है, ठीक है। तो जब चार्ज पार्टिकल होगा तो वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया।
तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं कि न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस से है, मैग्नेटिक मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूज होगा, रेजोनेंस मतलब जब एनर्जी सेम हो जाएगी तब हमारा कोई न्यूक्लियस की स्पिन जो है वो चेंज कर जाएगी, स्पिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी स्पिन क्या होती है। ठीक है, कुछ तरह के मॉलिक्यूल हम पहले देख लेते हैं, कुछ एटम्स को। इस तरह के कुछ हम मान रहे हैं कि इस तरह के हमारे कुछ एटम्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। ठीक है, इनको हमने मान लिया। अब यहाँ पर आप ये देखो कि ये जो है हमारे कार्बन, यहाँ पर सिर्फ 12 और 13 का फर्क है। तो जब ये एटॉमिक मास सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उन चीज को? आइसोटोप है ये। एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास डिफरेंट है, तो ये हो जाते हैं हमारे आइसोटोप्स। ठीक है, तो हमारे जो 1H2 भी होता है, ठीक है, तो ये भी दोनों क्या है आपस में? ये भी दोनों आइसोटोप्स हैं। तो हमारे जो नेचर में मेनली जो आइसोटोप्स मिलते हैं वो हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस के भी मिलते हैं। तो हमें मेन स्टडी करने हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इन आइसोटोप्स को स्टडी करना है। तो अब हम सबको स्टडी क्यों नहीं कर सकते? देखो, न्यूक्लियस है, स्पिन कर रहे हैं, लेकिन हर तरह के न्यूक्लियस स्पिन नहीं करते। हर कोई न्यूक्लियस जो है वो स्पिनिंग नहीं करता है। तो कौन से ऐसे हैं जो नहीं करते हैं, जिनकी स्पिन 0 होती है? ऐसे कौन से होते हैं? देखो, even atomic mass and atomic number, when even atomic mass and atomic number, even ही atomic mass हो, even ही atomic number हो, then spin becomes 0। स्पिन को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन becomes 0। और ये I क्या होता है हमारा? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमारा 0 हो जाता है इन केस व्हेन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर्स आर इवन। जैसे कि इस वाले केस में हो रहा है, इस केस में हो रहा है, और कोई नहीं। ये दोनों केस हैं, तो हम इन दोनों को बोलेंगे कि इनको हम स्टडी नहीं कर सकते बिकॉज ये होते हैं एनएमआर इनएक्टिव। क्योंकि हमें तो यहाँ वो न्यूक्लियस चाहिए, वो न्यूक्लियाई चाहिए जिनकी स्पिन चेंज हो सकती हो, कुछ ना कुछ स्पिन होनी चाहिए, वो घूम रहे हो, स्पिन कर रहे हो। तो ऐसे ही न्यूक्लियस हमें चाहिए, वही हमारे फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब करेंगे, वही हमारी स्पिन स्टेट में जाएंगे दूसरी में, तो वही हमें स्टडी करने हैं, वही एनएमआर एक्टिव होंगे। तो यानी हमें इनको तो करना ही नहीं है। ठीक है, अब रही बात हमारे इन वालों की, बाकी जो बचे हुए हैं इनकी जो स्पिन स्टेट होती है वो क्या होती है? देखो, जो ये वाले होते हैं ना हमारे, इनकी जो स्पिन स्टेट होती है वो स्पिन होती है वो I = 1/2, यानी इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना वो 1/2 होता है, n वाले का 1 होता है। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना I, ये फिक्स होते हैं कि इनके लिए ये होने हैं, इसके लिए होने हैं, इसके लिए तो I 0 है ही इन दोनों के लिए। ठीक है, तो ये तो एनएमआर इनएक्टिव हो गई, ये एनएमआर एक्टिव है सारे के सारे। ठीक है, तो ये हमारे सारे एनएमआर एक्टिव हैं क्योंकि कुछ ना कुछ स्पिन इनकी है। लेकिन हमें मेनली जो स्टडी करने हैं वो 1H NMR एंड 13 कार्बन NMR करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अब 1H NMR को ही पढ़ते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन NMR।
तो अब जो बात होने वाली है वो सिर्फ हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो देखो, हमने कहा कि इसकी जो स्पिन होती है, यानी स्पिन क्वांटम नंबर होता है, वो 1/2 होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो यहां से एक वैल्यू आती है अलाउड स्पिन स्टेट की। जैसे वहां एनर्जी स्टेट्स होती हैं, कितनी एनर्जी स्टेट्स हो सकती हैं, जैसे रोटेशन वाइब्रेशन में कर रहे थे ना हम, तो कितनी एनर्जी स्टेट्स हो सकती हैं, इसी तरीके से यहाँ पे स्पिन स्टेट्स होती हैं। तो यहाँ पर अलाउड स्पिन स्टेट का एक फॉर्मूला होता है 2i+1, यानी 2 इंटू आई की वैल्यू 1/2 प्लस 1। तो यहां से 2 अलाउड स्पिन स्टेट आ जाती है। ठीक है, मान लो किसी की स्पिन 3/2 है, तो क्या स्पिन स्टेट हो जाएगी, 2i+1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू 3/2 प्लस 1, 2 कैंसिल 4। तो यहाँ पर स्पिन स्टेट कितनी हो जाएगी, 4। तो इनसे क्या मतलब है स्पिन स्टेट से, वो हम देखते हैं। हम यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर और जो स्पिन स्टेट में डिफरेंस होता है वो +i2 -i होता है। यानी जैसे ये 2 स्पिन स्टेट आई हैं, तो ये कौन कौन सी है हमारी, 1/2 एंड -1/2। इसी तरह यहाँ 3/2 में 4 आई हैं, तो ये हमारी 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 ये आई है। ठीक है, ये हमारी स्पिन स्टेट्स हैं। ओके, तो देखो होता क्या है, कोई न्यूक्लियस है हमारा। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। जब तक हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है नहीं, नो मैग्नेटिक फील्ड, तब तक तो इनकी जो लेवल्स हैं एनर्जी के सेम हैं, यानी डीजनरेट है। डीजनरेट मतलब सेम लेवल है। तो जो दोनों हमारी 1/2 -1/2 दोनों जो हमारी स्पिन स्टेट है वो सेम ही है, सेम एनर्जी पे है। लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होगा, मान लो B0 अप्लाई कर दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होने वाला है, ये जो एनर्जी स्टेट्स है ना हमारी, ये 2 अलाउड स्पिन स्टेट्स में डिवाइड हो जाएगी। यानी कि सबसे पहले हुआ क्या है, देखो इसको दोबारा करते हैं। पहले हमारा कोई न्यूक्लियस था, ठीक है, स्पिनिंग कर रहा था वो, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जब हमने अप्लाई किया इधर, ठीक है, जब इधर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो स्टार्टिंग जो हो रही थी हमारी स्पिन की, तो वो इसके अलाइन ही रोटेट कर रहा था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा था हमारा, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसी के अलाइन जो है रोटेट कर रहा था, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड जब वो था, अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उस स्टेट में तो उसकी वैल्यू +1/2 थी। लेकिन उसने क्या किया, जब +1/2 आ गई, उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, और वो भी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी स्पिन चेंज हो गई। तो मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियस था हमारा, अब उसने क्या किया, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की कुछ, और वो इस स्टेट में पहुंच गया, और यहां आने पर उसकी स्पिन जो है ऑपोजिट हो गई। मैग्नेटिक फील्ड अब इस डायरेक्शन में लग रहा था, ऑपोजिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट हो गया। तो अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ लग रहा है, लेकिन ये दूसरी साइड जा रहा है। तो ये अब हमारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, आ रहा है समझ में किस तरीके से किया है। पहले सेम लेवल थे डीजनरेट जब तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। जब मैग्नेटिक फील्ड लगाना शुरू किया हमने, तो स्पिनिंग तो हो ही रही है, जो मॉलिक्यूल है, जो न्यूक्लियस है हमारा, वो स्पिन तो कर ही रहा है, तो वो हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के।
लेकिन जैसे ही उसने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया रेडियो वेव्स की जो उस पर डाली, तो उसने क्या किया, स्पिन को चेंज कर लिया, एनर्जी स्टेट में दूसरी स्पिन स्टेट में गया और उसने अपनी जो रोटेशन थी उसको दूसरी साइड कर लिया। ठीक है, अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी स्पिन जो है वो चेंज हो चुकी है, अब वो -1/2 हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी स्पिन स्टेट्स डिवाइड होती हैं। अगर हम इसकी बात करते तो इसमें क्या होता हमारा, क्योंकि 4 स्टेट आई हैं, तो अब ये इस तरीके से होगा, तो यहाँ पर 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 ये होगा। ठीक है, +1/2, -1/2 का ध्यान रखना, लो एनर्जी किसकी है, +1/2 की, जब वो क्लॉकवाइज स्पिनिंग हो रही है, जब उसने अपनी स्पिन को चेंज कर लिया है डायरेक्शन को, तब वो -1/2 हो गई है। तो जैसे उसकी होनी चाहिए थी क्लॉकवाइज, अब वो नहीं हो रही है, तो इसलिए वहां पर नेगेटिव साइन आ गया, क्योंकि ये ऑपोजिट है इसके मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो माइनस वालों की एनर्जी ज्यादा होगी और प्लस वालों की कम। तो इस तरीके से हमारी ये स्पिन स्टेट्स होती है। तो अब ये जो बीच में हमारा गैप आया है, ये है डेल्टा ई, ये है हमारी एनर्जी का गैप। ये गैप कम या ज्यादा होगा, किस पे डिपेंड करेगा, तो एनर्जी का ये जो गैप होता है ना, ये डिपेंड करता है कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब is directly proportional to applied magnetic field. यानी जो हमारा ये गैप आ रहा है, ये डिपेंड करता है हमारे V0 की वैल्यू पे। ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, उतना ही ज्यादा यहाँ पर एनर्जी गैप होगा। और ये वाली वैल्यू, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये जो चीज आई है, ये क्या क्या होती है, देखो V0 तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, डेल्टा ई उसका गैप है जो एनर्जी का है, स्पिन स्टेट्स का गैप 2π आपको पता है, ये कांस्टेंट। H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है, 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जो ये गामा वाली टर्म है, ये कुछ डिफरेंट है। मैग्नेटोगायरिक रेशो, ये जो होती है गामा, इसको बोलते हैं मैग्नेटोगायरिक रेशो। तो ये जो मैग्नेटोगायरिक रेशो होता है, ये किस चीज का रेशो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। किसी भी न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये रेशो होता है किसी भी न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम का रेशो। यानी कि ये हमारा बताता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है, कैसे वेरिएशन आ रहा है हमारे न्यूक्लियस की स्पिन में जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। देखा ना हमने, +1/2, -1/2, तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये इसी से मिलती है। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम मतलब कुछ एंगल से रोटेट कर रहा है, जैसे वो स्पिन कर रहा है, तो वहां कुछ एंगुलर मोमेंटम भी जनरेट हो रहा है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, कुछ मास भी है उसका, तो इसी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटोगायरिक रेशो बताता है इनका रेशो। ठीक है, अब डेल्टा ई वैसे क्या होता है हमारा, H नहीं होता है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H से H कैंसिल, तो ये न्यू आ जाता है हमारा γ/2π V0। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आई है, ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ, किसकी बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स।
यानी कि हर मॉलिक्यूल का जो ये गामा होता है ना, जो हमारे हर एटम है, जैसे कि हम 1H NMR की ही बात कर रहे हैं या फिर हम 13 कार्बन की बात करेंगे, तो इनके लिए गामा की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो अगर हम यहाँ गामा की वैल्यू पुट कर दें प्रोटॉन NMR के लिए, बी नॉट कोई हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर पुट कर दें, तो हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता चल जाएगी कि जो हमारे रेडियो वेव्स हैं उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है, किस फ्रीक्वेंसी तक वो आ सकती हैं, और ये जो हमारा प्रोटॉन NMR है ये वाले जो न्यूक्लियस है वो कितनी फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो ये रेडियो वेव की जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी उतनी ही ये प्रोटॉन जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है और उसको एब्जॉर्ब करके वो स्पिन स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है ऐसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहां पर होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी हमारी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा उतनी ही फ्रीक्वेंसी।